गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम आज बात करेंगे तापमान की। ये जो तापमान है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है या उसके कारक कौन कौन से होते हैं। हमारा टॉपिक है आज का तापमान। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर। तापमान इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि बात करते हैं कि आप जो महसूस करते हैं, गर्मी है, सर्दी है, तो किसके कारण होता है? जब आप गर्मी को महसूस करते हैं, किसके कारण? तापमान के कारण। कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो हम क्या कहते हैं कि तापमान बढ़ गया है। तो जो तापमान है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फर्स्ट बात हम करेंगे अक्षांश की। फर्स्ट बात हम किसकी करेंगे? अक्षांश की। जो अक्षांश होते हैं वो क्या करते हैं? इस तापमान को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने सूर्य ताप की बात की थी उसमें भी हमने बात की थी कि सूर्य ताप को जो कारक प्रभावित करते हैं मोस्टली वही कारक किसको भी प्रभावित करते हैं? तापमान को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो सूर्य ताप है, जितनी सीधी किरणें पड़ेंगी उतना ही तापमान अधिक पाया जाता है। हमने बात की थी कि तापमान, फर्स्ट पॉइंट है अक्षांश, कि अक्षांश जो है तापमान को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये हमारी 0 डिग्री और हम नाम लेते हैं इसका भूमध्य रेखा। हम सभी जानते हैं यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और उतना ही अधिक मात्रा में हमें तापमान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से हम किधर जाएंगे? ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। क्यों आती जाती है? क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा ध्रुव की तरफ कम होती जाती है। यही कारण है कि अक्षांश क्या करते हैं? तापमान को प्रभावित करते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ेंगी उसको कम वायुमंडल को कवर करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि कम वायुमंडल को पार करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर अधिक मात्रा में ताप की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमें जितना अधिक तिरछापन बढ़ेगा उतनी ही हमें कम मात्रा में ताप की प्राप्ति होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि जब सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि उसको अधिक वायुमंडल को पार करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि जो वायुमंडल है वो क्या करता है? ताप को परावर्तित करने का कार्य करता है। तो जितना अधिक सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता जाता है उतनी ही कम मात्रा में हमें सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। और सूर्य ताप की कम मात्रा में प्राप्त होगी तो हमें तापमान भी वहाँ पर कम प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा पर ताप वर्ष पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए हमें अधिक मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। जबकि उसकी तुलना हम अगर ध्रुव से करें तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। तो लंबी अवधि होती है। जैसे 6 महीने की रात्रि है तो हमें ताप की कोई भी मात्रा वहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। तो ये कारक हैं जो क्या करते हैं? सूर्य ताप की या तापमान को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए आपने एक बात की होगी कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो वो चीज़ें क्या करती हैं? ये जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये भी क्या करती है? ताप को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा तापमान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है।
तो जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो चीज़ें भी प्रभावित करती हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी या वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रहेगी। आपने राजस्थान की बात की होगी, हमारे यहाँ गर्मी ऋतु की अगर हम बात करें, ग्रीष्मकाल की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ भयंकर लू चलती हैं, 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अगर माउंट आबू की बात करें, वहाँ पर इसकी तुलना में क्या पाया जाता है, टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि जो माउंट आबू है वह ऊंचाई पर स्थित है और 165 मीटर पर 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसी अनुपात में क्या होता जाएगा, जो तापमान है वह कम प्राप्त होता जाएगा, या कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें कम ताप की प्राप्ति होगी। हम तुलना कर सकते हैं, एक आपके पास दिल्ली है और दूसरा इसी उसमें हम कोई भी ऐसा क्षेत्र जो इसी अक्षांश पर स्थित हो या समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित हो, या अगर हम नैनीताल की बात करें तो दोनों में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है इसलिए तापमान अधिक पाया जाता है। आपने वैसे भी सुना होगा कि जो दिल्ली है महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है, इसलिए गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं या तो जो समुद्र तल के पास होते हैं या जो समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वहाँ 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है और जिसके कारण दोनों की जो जलवायु है उसमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो समुद्र होता है वो भी क्या करता है, ताप को प्रभावित करता है। जैसे थर्ड पॉइंट है हमारा समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, जो समुद्र होता है वो भी क्या करता है, हमारे ताप को प्रभावित करता है। आपने पता होगा, आपको ज्ञात है कि जो समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं न तो उनमें अधिक गर्मी पड़ती है और न ही उनमें अधिक सर्दी पड़ती है। और जो समुद्र तट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, गर्मी और सर्दी दोनों की तीव्रता में ही बढ़ोतरी हो जाती है। हम एक मुंबई की बात करें, ये मुंबई है हमारा और ये दिल्ली है, दोनों के तापमान में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर जो मुंबई है उसकी जलवायु सम मिलेगी, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी मिलेगी, जबकि हम दिल्ली की बात करेंगे, यहाँ गर्मी भी अधिक मिलेगी और हमें सर्दी भी अधिक प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महासागरीय जो जलवायु है वो इसको प्रभावित करती है, जबकि यहाँ पर महाद्वीपीय जो भाग हैं या कह सकते हैं कि महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग होते हैं वहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जल और जो स्थल होता है उसका स्वभाव अलग अलग पाया जाता है। आपको जैसे पता है कि जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा, तो न तो तापमान में अधिक बढ़ोतरी होगी और न ही तापमान में अत्यधिक कमी पाई जाती है। जबकि बालू मिट्टी या चट्टान वाला जो क्षेत्र है जल्दी ठंडा भी जल्दी होता है और गर्म भी जल्दी होता है। यही कारण है कि यहाँ गर्मी भी अधिक पाई जाएगी और सर्दी भी अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर टॉपिक, जल और स्थल का स्वभाव। जल व स्थल का स्वभाव, सही बात है कि जल और स्थल का स्वभाव कि जलीय भाग है धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा, तो जिसके कारण क्या होगी, हमारा जो तापमान है उसमें न तो अत्यधिक बढ़ोतरी होती है और न ही अत्यधिक कमी दर्ज की जाती है। लेकिन अगर हम स्थल भाग की बात करें, बालू मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है, काली मिट्टी से बना है, चट्टान वाला भाग है, तो वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है। और स्थल का जिस प्रकार का स्वभाव होता है उतना ही अधिक स्थल भाग की उसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब चट्टानी क्षेत्र आपको पता है, चट्टानें जल्दी गर्म होती हैं, जल्दी ठंडी होती हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो दैनिक तापमांतर है उसमें अत्यधिक अंतर पाया जाता है। दैनिक तापमांतर होता है दिन और रात के तापमान में अंतर। कि आपने देखा होगा कि जो हमारा थार का मरुस्थल है वहाँ पर दिन का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो बालू मिट्टी है उसकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वह जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के समय तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि 48 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान बढ़ जाता है और रात को उतने ही जल्दी वो मिट्टी क्या करती है,
ठंडा होने का कार्य करती है। तो दिन में जिस गति से वह तापमान में बढ़ोतरी करती है, रात को उसी गति से तापमान में क्या करती है, वह कमी भी लाती है, जो जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों का जो तापमांतर है, दैनिक तापमांतर है, उसमें सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। तो जल और जो स्थल का स्वभाव है वो भी क्या करता है, ताप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि धरातल का ढाल। धरातल का ढाल, क्या धरातल का ढाल क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। आपने घाटी और पर्वतों के बारे में सुना होगा। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि जो हिमालय वाले जो क्षेत्र होते हैं या जहाँ खेती की जाती है वो घाटी में नहीं की जाती, घाटी से ऊपरी जो भाग होते हैं वहाँ पर की जाती है। रीज़न क्या होता है, जैसे ही ठंडी पवन आती है, ठंडी पवन घाटी में उतर जाती है, तो जब वायु ठंडी नीचे रहेगी तो क्या ऊपर किस प्रकार का रहेगा, क्या वो घाटी वापस से गर्म हो सकती है, उसको गर्म होने में बहुत अत्यधिक समय लगता है। तो जो धरातल का ढाल होता है वो भी क्या करता है, धरातल का जो ढाल होता है वो भी क्या करता है, ताप को प्रभावित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिमालय जो क्षेत्र है, या शिमला की बात कर सकते हैं हम, मैसूरी की बात कर सकते हैं, नैनीताल की बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आपको होटल रेस्टोरेंट जो भी मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, थोड़े से ऊंचाई वाले भागों पर मिलेंगे, क्योंकि जो गहरी घाटियाँ हैं वहाँ पर जो ठंडी पवनें हैं भारी होने के कारण क्या हो जाती हैं, घाटी में उतर जाती हैं और वहाँ पर पाले वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि उससे ऊपर वाले जो ढाल होते हैं वहाँ पर तापमान उसकी अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो जो ढाल का स्वभाव है वो भी क्या करता है, ताप को प्रभावित करता है। सही है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, पवनें क्या करती हैं, वायुदाब के अंतर को कम करने का कार्य करती हैं, या धरातल पर जो तापमान में असमानता पाई जाती है उसको कम करने का प्रयास करती हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से किधर चलती हैं, निम्न दाब की ओर। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, गति करती हैं। देखिए क्या होता है, जब दाब में अंतर होता है तब पवनें चलती हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों की बजाय गर्मियों में तीव्र गति से पवनें चलती हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि गर्मी में निम्न वायुदाब के केंद्र अधिक विकसित हो जाते हैं, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के जो केंद्र होते हैं अधिक विकसित हो जाते हैं, और जैसे ही वो केंद्र विकसित होते हैं दाब में अंतर आता है तो पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, पवनें गति करती हैं। तो वायुमंडल में जितनी भी असमानता पाई जाती है तापमान संबंधित, उसको कम करने का प्रयास करती है, नहीं करती हैं। एक क्षेत्र में तापमान अधिक है, दूसरे में कम है, वायुदाब में अंतर है, तो जो वायु है वो अपने साथ क्या लेके आती है, गर्म हवा या ठंडी हवा लेके जाती है, और दूसरा जो क्षेत्र होता है उसके तापमान में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है। कई बार आपने सुना होगा कि कहीं वर्षा दूसरी जगह हो चुकी होती है, लेकिन उस वर्षा का प्रभाव हमारे उस क्षेत्र विशेष की हवा पर या पवन पर पड़ता है कि हमारे वहाँ मौसम में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं वर्षा हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारा जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। या जैसे बात करें हम हिमालय वाले क्षेत्र में जब शीत पवनें चलती हैं या ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस शीत लहर का प्रभाव संपूर्ण उत्तरी भारत में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो शीत लहर आती है तो जो हमारा तापमान है उसमें अचानक से गिरावट दर्ज हो जाती है, यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में पाला भी जम जाता है। तो जब तापमान में अचानक से गिरावट आती है, बढ़ोतरी आती है, तो उसका कोई ना कोई अन्य कारण भी पाया जाता है। कई बार किसी दूसरे क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, वो पवनें अपने साथ उस ठंडी हवा को जो गर्म क्षेत्र है उसमें ले आती हैं, जिसके कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास कहीं वर्षा हुई है, जिसके कारण क्या होता है, जो क्षेत्र है या जो है क्षेत्र उसके तापमान में क्या आई है, कमी पाई गई है। तो उसी प्रकार से शीतकाल में भी इस प्रकार से होते हैं कि जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उस पर अगर तीव्र ठंडी पवनें चलती हैं या शीत लहर जब चलती है, तो दिल्ली या उत्तरी भारत में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो अचानक से वहाँ का जो तापमान होता है उस तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय वाली जो ठंडी पवनें हैं उनका प्रभाव कहाँ तक, हमारे यहाँ तक पहुँच गया है।
तो जो पवनें हैं वो क्या करती हैं, धरातल पर जो तापमान है उसमें जो असमानता पाई जाती है उसको समान बनाने का कार्य करती हैं, और ये भी क्या करती हैं, तापमान को प्रभावित करती हैं। और लास्ट है हमारे पास महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, देखिए होता क्या है, जिस प्रकार से पवनें चलती हैं उसी प्रकार से महासागर में जल की धाराएं चलती हैं। और जल की जो धाराएं हैं वो चलती किस प्रकार से हैं, भूमध्य रेखा है, तापमान सर्वाधिक पाया जाता है, और यहाँ ध्रुव हैं, यहाँ पर जो है वो पवनें, जो महासागरीय धाराएं हैं वो ठंडी पाई जाती हैं, और इस वाले भाग में जो महासागरीय धाराएं हैं गर्म पाई जाती हैं। तो ठंडी तो चलेंगी गर्म की ओर और गर्म चलेगा ठंडे की ओर, सही है। इस प्रकार से जो हमारे दोनों ध्रुव हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, इधर से जो ध्रुव की तरफ से जो भूमध्य रेखा की तरफ जो धारा आएगी वो तो क्या रहेगी, ठंडी धारा, और भूमध्य रेखा से जो ध्रुव की तरफ जो हमारी धारा जाएगी वो किस प्रकार की रहेगी, गर्म धारा। तो ये धाराएं क्या करती हैं, तापमान को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। तापमान को प्रभावित किस प्रकार से, यहाँ की जो गर्म धारा है इस क्षेत्र से ध्रुव की तरफ जाएगी तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, तापमान यहाँ का बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर यहाँ की जो ठंडी पवनें हैं वो ठंडी पवनें इस भूमध्य रेखे वाले क्षेत्र में आएंगी तो यहाँ के तापमान को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी क्या करती हैं, जो तापमान है उसको कम या अधिक करने का, या हम कह सकते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। ये महासागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, तापमान को प्रभावित करती हैं, क्योंकि गर्म ठंडे की ओर आकर्षित होता है और ठंडा गर्म की तरफ आकर्षित होता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारे महासागरीय धाराएं चलती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली स्थिति रहती है। तो ये जो गर्म धारा है कहाँ जाएगी, ठंडे क्षेत्र में जाएगी। जैसे ही यह ठंडे क्षेत्र में जाती है तो क्या होता है, जो पहले से जो ठंडा क्षेत्र है गर्म जल जाने से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जब ये ठंडी धारा भूमध्य रेखा पर आती है तो यहाँ के जो तापमान है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं हैं ये तापमान को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। ये जो मुख्य मुख्य कारण थे जो क्या करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट था अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, जल व स्थल का स्वभाव, धरातल का ढाल, प्रचलित पवनें, और पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। और लास्ट पॉइंट था हमारा महासागरीय धाराएं। ये जितने भी कारक हैं ये क्या करते हैं, तापमान को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा तापमान है उसके वितरण की बात करेंगे हम। तापमान का क्षैतिज वितरण, देखिए दो तरह का वितरण पाया जाता है, एक होता है क्षैतिज और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 66.5 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री। 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री। देखिए विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये है हमारा शीत। सेम इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, सही है, भयंकर ठंड पाई जाती है इसलिए नाम है शीत, तापमान अधिक पाया जाता है इसलिए नाम है उष्ण, और इन दोनों का मध्य उष्ण और शीत को मिलाते हैं तो शीतोष्ण बनता है। सही है कि इन दोनों की मध्य की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाएगी, शीतोष्ण क्षेत्र में। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हम इसको मुख्य रूप से इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि कर्क और मकर रेखाओं के मध्य किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है,
किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय जलवायु। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में शीत जलवायु पाई जाती है। ये बात की हमने किसकी? कटिबंध के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं क्या पाई जाती है? तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। सामान्य हार्श की हमने बात की थी, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या पाई जाता है? कमी पाई जाती है। एक चीज़ बताएंगे आप मुझे इसमें कि सर्वाधिक तापमान हमें यहाँ प्राप्त होता है, सही है? तो इस ग्लोब के अकॉर्डिंग या पृथ्वी के अकॉर्डिंग कि सर्वाधिक तापमान हमें कहाँ प्राप्त होगा? जो सर्वाधिक तापमान है वो कर्क और मकर रेखाओं के आसपास हमें प्राप्त होगा। उसका रीज़न क्या है? देखिए, एक रीज़न इसका बड़ा ही अच्छे वाला है, क्योंकि कर्क और मकर रेखाओं के पास हमें सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है, जबकि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो हमें सर्वाधिक तापमान भी कहाँ प्राप्त होना चाहिए? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं प्राप्त होता है। कर्क और मकर रेखाओं के पास हमें सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होती है। क्यों होती है वो सुनिए। आपने देखा होगा कि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, रोज़ दोपहर 2 बजे बाद मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा होती है तो बादल छाए रहते हैं, सही है? जब आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी वर्षा भी तभी होगी। इस वाले क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो आर्द्रता जलवाष्प क्या काम करती है? देखो, मैंने आपको फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जलवाष्प भी CO2 की तरह क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है। तो आर्द्रता क्या करती है? जो जल के कण है जो सूर्य से ताप आ रहा है उसको क्या कर देते हैं? वापिस से परावर्तित कर देते हैं, सही है? यही काम था। बादल भी क्या कार्य करते हैं? बादलों से भी क्या होता है? परावर्तन। ऊष्मा बजट जाइए थोड़ा सा बैक में रिमाइंड करें तो बादल क्या करते हैं? सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा है, जो सूर्य ताप है, वो क्या करते हैं? उसका परावर्तन कर देते हैं। जब परावर्तन कर देंगे तो क्या हमें यहाँ पर तापमान की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। कुछ को अवशोषित कर लेंगे, कुछ को परावर्तित कर लेंगे। तो यही कारण है। और यहाँ पर जो है वो आर्द्रता नहीं पाई जाती है। जब आर्द्रता नहीं पाई जाएगी, मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, तो सूर्य की सीधी किरणें धरातल तक पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी? पहुँचेंगी। तो यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र में वर्षा होने से बादल पाए जाते हैं, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। और वैसे भी जहाँ आर्द्रता अधिक होती है तापमान को कुछ रूप में तो वही अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण जो हमारा जो सर्वाधिक तापमान है वो भूमध्य रेखा पर नहीं मिलकर हमें कर्क और मकर रेखाओं के सहारे मिलता है। कॉन्सेप्ट से समझिए, रटना नहीं है कि सीधी किरणें पड़ रही हैं तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होगा। भूमध्य रेखा पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर रोज दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? जब आर्द्रता क्या होती है? 100% होती है। कि इतनी अधिक आर्द्रता होती है कि वो जो आर्द्रता होती है वो जल की बूंदों के रूप में या बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वर्षा हो रही है। तो आर्द्रता और जो बादल हैं, बादलों का जो आवरण छाया रहता है, तो वो क्या करता है? सूर्य से जो किरणें आती हैं उसको अवशोषित और परावर्तित कर देता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारा आसमान होता है उसमें बादल छाए रहते हैं। बादल छाए रहते हैं तो सूर्य की जो किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो जब सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँचेंगी तो तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि हमें कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति हो रही है। जब सूर्य नीचे तक पहुँचेगा ही नहीं तो क्या हमें अधिक तापमान की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। यही कारण है कि भूमध्य रेखा की बजाय जो सर्वाधिक तापमान है कहाँ पर अंकित किया जाता है? कर्क और मकर रेखाओं के पास में अंकित किया जाता है। अधिकतम जो तापमान है 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री के आसपास उसको दर्ज किया जाता है। एक बात और, इसमें उसे तापीय विषुव रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तापीय विषुव रेखा। एक बार इसको समझ लीजिए, कहीं वापस आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, रटे नहीं। 20 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तापीय विषुव रेखा। ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ आपको। इसमें आपने देखा होगा कि
दिन का जो सर्वाधिक तापमान है कितने बजे आपको मिलना चाहिए? आप कहोगे 12 बजे। सही है। क्यों? क्योंकि 12 बजे क्या होती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और मानव की कोई छाया नहीं बनती है, उसमें 12 बजते हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगे तो सर्वाधिक तापमान भी हमें उसी समय प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमें जो सर्वाधिक तापमान है दिन का वो 12 बजे प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कितने बजे प्राप्त होता है? 2 बजे। रीज़न देखिए क्या होता है उसका। आपने देखा होगा कि 12 बजे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं मान लिया, लेकिन उस समय तक देखिए सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं उससे वायुमंडल कभी भी गर्म नहीं होता है। सही है। पार्थिव विकिरण के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। तो 12 बजे तक मान लिया सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन वायुमंडल उस समय तक हमारा गर्म नहीं होता है। 2 बजे तक क्या होता है, 2 बजे तक जैसे ही पहली परत गर्म हुई, गर्म होकर गर्म वायु कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और दोपहर के 2 बजे तक वायुमंडल की हमारी सारी परतें क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। जब सारी परतें गर्म हो जाएंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 12 बजे की तुलना में 2 बजे हमें अधिक तापमान की प्राप्ति होगी, क्योंकि 12 बजे तक सिर्फ धरातल गर्म रहता है, 2 बजे तक धरातल और वायुमंडल दोनों क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो जो 12 बजे की तुलना में हमें टेम्परेचर कब मिलेगा? 2 बजे मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 बजे तो सिर्फ धरातल गर्म होता है, 2 बजे तक धरातल और वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं वो सब क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। आपने गर्मी में देखे होंगे लू के थपेड़े लगते हैं, तब हमें गर्मी का अधिक एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा वायुमंडल क्या रहता है? गर्म रहता है। तो यही कारण है कि दोपहर के 12 बजे हमें सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति न होकर दोपहर के 2 बजे हमें सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से रात्रि का भी है कि हमें न्यूनतम तापमान कब प्राप्त होता है। तो बात आए कि भैया आधी रात को ही प्राप्त होना चाहिए, 12 बजे प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कभी आपने गांव का जीवन जिया हो तो आपको देखा होगा कि अगर गांव में आप बाहर सो रहे हैं तो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास आपको ठंड लगती है, 12 बजे आपको ठंड नहीं लगेगी। कूलर पंखा जो चल रहा है उसको आप 4 या 5 बजे आप बंद कर दोगे। उसका कारण वही कारण था कि 12 बजे तक तो सिर्फ क्या था कि ठंडा होना प्रारंभ होता है, लेकिन 4 से 5 बजे तक क्या होते हैं, वो वायुमंडल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। 4 से 5 बजे तक वो वायुमंडल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो हमें सर्वाधिक जो न्यूनतम तापमान है वो कितने बजे अंकित होता है? हमारा 12 बजे अंकित नहीं किया जाएगा, वो प्रातः 3 या 4 बजे के आसपास अंकित किया जाता है। आपने न्यूज़ या समाचार पत्र आप देखते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान आता है वो दोपहर के 12 बजे न लेकर दोपहर के 2 बजे, और जो न्यूनतम तापमान है वो प्रातः के 3 से 4 बजे के मध्य अंकित किया जाता है। सही है? क्लियर है? आगे बात करते हैं हम लंबवत वितरण की बात करते हैं। क्षैतिज वितरण हमने कटिबंध के अकॉर्डिंग बात की थी। सही है। अब हम बात करेंगे तापमान का लंबवत वितरण। लंबवत वितरण होता है नीचे से ऊपर की ओर, लंबवत वितरण। देखिए हमने वायुमंडल की परतें पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें आएंगी लंबवत वितरण की। धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं कहाँ तापमान में कमी आती है, कहाँ बढ़ोतरी आती है, उसका विवरण हम किस में देंगे? लंबवत वितरण में। लंबवत का मतलब धरातल से लंबवत, लंबाई के रूप में। तो इस लंबवत वितरण की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। कमी की हमने बात करी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है और कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। सौरमंडल की बात करें, धरातल के सबसे नीचे वाली परत की बात करें, और 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये दोनों एक ही बात है। आपको इस अकॉर्डिंग भी छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस अकॉर्डिंग भी आपको पूछा जा सकता है कि 1000 मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो आप कहेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस। सही है। मैं यहाँ पर आपको फिट में भी बताना चाहूँगी। 1000 फिट में जो आपके टेम्परेचर पाया जाएगा 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है।
1000 फीट पर, ये आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। एक रीज़न और बताती हूँ, ये फीट और मीटर में मीटर बड़ा होता है, सही है। 1 फीट की अगर हम बात करें 12 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर की बात करें, सही है, दोनों में बड़ा कौन सा होता है, मीटर बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर तो तापमान में अधिक गिरावट हो रही है, जबकि यहाँ पर तापमान में गिरावट तो उतनी हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ दर्ज कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें होता है एक रुदोष्म ताप हार्श दर, होता क्या है वो देखिए। रुदोष्म ताप हार्श दर, हार्श, इसमें ये होता है कि जब कोई वस्तु, एक एडियाबेटिक बताया था मैंने आपको, वो चीज़ अलग है कि जब कोई वस्तु न तो भारी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण करे और न ही ऊष्मा को संचित करे, कि यह किधर से भी न तो ऊष्मा को लेगी और न ही ऊष्मा को छोड़ेगी, तो उसमें क्या होता है, लेकिन इसके ताप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। कि जब कोई वस्तु न तो भारी माध्यम से ऊष्मा दे और न ही ऊष्मा ले, लेकिन जो उसका ताप है उस ताप में क्या आ जाता है, ताप में परिवर्तन आ जाता है। तो यह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शुष्क रुदोष्म ताप हार्श दर और एक होता है हमारे पास आर्द्र, सही है। एक होता है शुष्क रुदोष्म ताप हार्श दर और दूसरा होता है आर्द्र रुदोष्म ताप हार्श दर। तो इसमें भी क्या होती है, तापमान में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जो शुष्क रुदोष्म ताप हार्श दर है उसमें क्या पाया जाता है, 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस क्या पाई जाती है, तापमान में कमी पाई जाती है। लेकिन जो हमारा आर्द्र है उसमें 1000 मीटर पर जो तापमान में कमी पाई जाती है 3 से 9 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या हम उसको 6 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, सही है। देखिए वायु जब आर्द्र है तो आर्द्रता में क्या होती है, जो तापमान में जो कमी है कम अंकित की जाती है, लेकिन जब शुष्क वायु है तो उसमें जो तापमान में जो कमी आती है वो अधिक अंकित की जाती है। यहाँ तो क्या होती है, जो ऊष्मा होती है उसको क्या कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, सही है। तो यहाँ पर तो तापमान में कम कमी आती है, लेकिन जो शुष्क रुदोष्म ताप हार्श दर है उसमें अधिक कमी आती है। 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि आर्द्र में 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है। इस लंबवत वितरण में देखिए हमें क्या लिखना है। लंबवत वितरण की हम बात करेंगे कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसमें कमी पाई जाती है। उसके बाद हमारा समताप मंडल आता है। जैसे ही नाम से ही हमें ज्ञात है कि समताप मंडल में जो तापमान है वो समान पाया जाता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में परिवर्तन आता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। उसका रीज़न हम बताएंगे ओजोन परत के कारण। ओजोन परत के कारण वापस से तापमान में बढ़ोतरी पाई जाती है और हम कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। फिर आयन मंडल आएगा, वापस से बढ़ोतरी होगी, उसके बाद लास्ट में वापस से कमी आती जाती है। तो लंबवत वितरण की हम इस प्रकार से। नेक्स्ट होता है तापमान विलोमता। तापमान विलोमता बताएगा कोई, होता क्या है? देखिए तापमान की अगर हमने बात की, तापमान विलोमता, विलोमता मतलब विलोम है उस चीज़ के। आपने देखा होगा कि धरातल के पास तापमान अधिक पाया जाता है और ऊंचाई पर तापमान कम पाया जाता है। सामान्य जो दशाएं होती हैं, धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान क्या पाया जाता है, अधिक, ताप अधिक, और ऊंचाई पर ताप में कमी, सही है। यह है तापमान विलोमता। तो विलोम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पाया जाएगा कम तापमान और यहाँ पर पाया जाएगा, सही है, बिल्कुल लीजिए। तापमान विलोमता, तापमान विलोमता की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तापमान विलोमता का अर्थ है
ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। सही है। बहुत सारे ऐसे कारक बनते हैं जिसके कारण क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। यहाँ पर नीचे धरातल के पास आपको तापमान कम मिलेगा और ऊंचाई पर तापमान आपको अधिक मिलेगा। सही है। कारण बताऊंगी क्या कारण होते हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति पाई जाती है। आपने चक्रवात पढ़ा होगा। सही है। गर्म और ठंडी वायु मिलती हैं। ठंडी वायु आप सभी जानते हैं कहाँ रहेंगी, धरातल के समीप, और वह गर्म वायु को कहाँ धकेल देती है, ऊपर। तो नीचे तो तापमान कम, ऊपर तापमान अधिक। कौन सी स्थिति बन गई, तापमान विलोमता। क्लियर है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है, विलोमता पाई जाती है, तापमान में वृद्धि पाई जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, तापमान विलोमता। सही है। सामान्य स्थिति ये रहती है कि नीचे तापमान अधिक पाया जाता है और ऊपर तापमान में कमी पाई जाती है, क्योंकि जैसे ही ताप पड़ेगा, सही है, ताप आएगा धरातल के संपर्क में, आने वाली वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और दूसरा रीजन ये है कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या आती जाती है, कमी पाई जाती है, जिसको हम सामान्य ताप हार्ष दर कहते हैं। सही है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो क्या है, कम पाया जाता है। लेकिन जो तापमान विलोमता है उसमें क्या पाई जाती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि पाई जाती है। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। भाई जो तापमान विलोमता है कौन सी कंडीशन है ऐसा होता है। फर्स्ट कंडीशन स्वच्छ तापमान। फर्स्ट है स्वच्छ आसमान, या दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि मेघ रहित। बिल्कुल जब स्वच्छ आकाश रहता है। आपने देखा होगा कि रात्रि के समय भी इस प्रकार की वो बन जाती हैं कि जैसे ही पार्थिव विकिरण होता है, नीचे की परतें ठंडी, ऊपर की परतें गर्म। आकाश कैसा चाहिए उस समय अपने को, साफ चाहिए, बादल नहीं चाहिए। बादल होंगे तो क्या होता है, वो वापस उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो जो स्वच्छ आसमान या मेघ रहित जो बादल है, मेघ रहित आसमान है, उसमें क्या रहता है, यह तापमान विलोमता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धरातल के समीप तापमान या वायु ठंडी पाई जाती है और ऊपर वाले क्षेत्रों में जो वायु है वह गर्म पाई जाती है, या कह सकते हैं कि उन दोनों के तापमान में अंतर पाया जाता है। सेकंड बात करेंगे शीतकाल। शीतकाल कह सकते हैं, दूसरे कह सकते हैं जाड़े की लंबी रातें। जाड़े की लंबी रातें, जाड़े का अर्थ यहाँ सर्दी है। ठीक है। देखिए शीतकाल में क्या होगा, शीतकाल में क्या होगा, सबसे पहले ठंडा क्या होगा, धरातल, और ठंडी वायु ऊपर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। ठंडी वायु धरातल के संपर्क में रहेगी। संपर्क में रहेगी तो यहाँ तो तापमान कम, और इसकी तुलना में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी पाई जाएगी। स्थिति कौन सी बनेगी, तापमान विलोमता। कि जो शीतकाल होता है उसमें सबसे पहले हमारा क्या गर्म होता है, धरातल गर्म होगा। धरातल गर्म होगा तो वहाँ पर वायु कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। वायु ठंडी रहती है, ठंडी वायु कैसी होती है, भारी रहती है। भारी रहती है तो धरातल के संपर्क में रहेगी। इस वायु के संपर्क में जो आएगी वो वायु ठंडी होगी, फिर ऊपर वाली परतें ठंडी होंगी। सही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो ठंडी वायु है ये ऊपर चली जाएगी। ये ठंडी वायु कहाँ रहेगी, धरातल के समीप रहेगी। यहाँ पर तापमान, अब ठंडी वायु है तो यहाँ पर तापमान कम और ऊपर तापमान अधिक। स्थिति कौन सी बनी, तापमान विलोमता। या जाड़े की लंबी रातें, जब रात लंबी होगी तभी क्या होगा, इस प्रकार की प्रक्रिया बनेगी। सही है। भाई रात छोटी होगी तो यह प्रक्रिया बनने से पहले ही क्या हो जाएगा, दिन निकल आएगा। जैसे ही सूर्य निकलेगा तो यह तापमान विलोमता वाली स्थिति नहीं बनती है। तो इन्होंने कहा कि शीतकाल होना चाहिए, और शीतकाल में जाड़े की जो लंबी रात्रि हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ पाला पड़ता है। सही है। हम राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन कई बार हमारे यहाँ भी पाला पड़ जाता है। पाला पड़ता है, या हरियाणा वाले क्षेत्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ पर भयंकर सर्दी पड़ती है, पाले पड़ते हैं। तो वहाँ पर यहाँ उस समय तो क्या जम जाती है, बर्फ़ की पतली परत जम जाती है, और इसके बजाय जो ऊपर वाला क्षेत्र वो क्या पाया जाता है, गर्म पाया जाता है। सही है। तो जो शीतकाल की जो लंबी रातें हैं उसका मुख्य रीजन क्या है कि जैसे ही धरातल के संपर्क में या किसमें जो कम टेम्परेचर था वो किस में हो गया, परिवर्तित हो गया, या जो हम कह सकते हैं नमी थी, या जो आर्द्रता थी, या जो उसके
ओस की जो बूंदें थी किस में परिवर्तित हो गई, बर्फ में परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि जो जाड़े की थी वो लंबी रात हुई, लंबी रात के कारण क्या हो गया, तापमान में और अधिक गिरावट आई और जल की बूंदें किस में परिवर्तित हो गई, बर्फ में। तो जो तापमान विलोमता वाली स्थिति है वो कब बनती है, जाड़े की जब लंबी रातें होती हैं तब यह स्थिति बनती है। कल हम नेक्स्ट इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ें समझ नहीं आए वो आप कंसल्ट करें, बताएं, कमेंट करें। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी पाई जाती है। कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करें। धन्यवाद।